हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम अपने चैप्टर 4 को कंटिन्यू करते हुए इसके पार्ट सेकंड में है। सो स्टूडेंट्स, हमारा सिलेबस है बहुत अच्छे से और बहुत ही फास्ट अपना हम सिलेबस अपलोड कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि फटाफट अभी इसी वीक में यानी इसी मंथ के हमारे मिड में ये हमारा जो 6 चैप्टर तक का जो सफर है यानी टर्म 1 का जो सफर है खत्म होने वाला है। और इस बीच में आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ। वो वीडियो के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जिससे कि हम अपना बाकी का फिर मैं आपको बताऊंगी कि आज की वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। और आज की वीडियो तो और भी खास है क्योंकि इसमें जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो मैं उस वीडियो की बात कर रही थी जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही धमाकेदार वीडियो की मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ अपने चैनल पर। वो वीडियो स्टूडेंट्स ये है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है, तो उसको हम क्लैरिफाई करने के लिए वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी और किस चैप्टर में से कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो हम उस वीडियो में पता लगाने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों की स्मार्ट वर्क के साथ आपका हार्ड वर्क कम हो, स्मार्ट वर्क ज्यादा हो और प्लस आप अच्छा स्कोर करें। वो मेरा मोटिव है और आप लिख के दे रही हूँ मैं स्टूडेंट्स। अगर उस वीडियो के बाद आपका प्रेशर और आपकी टेंशन और आपका स्कोरिंग की अगर स्कोप ना बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल देना और कमेंट सेक्शन में आप लोग खुद आके बोलेंगे कि ऐसा सही में हुआ है। तो वो वीडियो इसलिए खास है। सेकंड, आपको एक अनाउंसमेंट करनी थी दूसरी वीडियो के बारे में। दूसरी वीडियो इसी वीक में आप लोगों के लिए मैं लेके आ रही हूँ। वो क्लास 12 के लिए है। जो सैंपल पेपर्स आए हैं क्लास 10th एंड 12th के हर सब्जेक्ट के, उसको मैं आपके सामने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगी। भले ही आप लोग, मुझे पता है क्योंकि जो सैंपल पेपर है उनकी आंसर शीट होती ही होती है, उनके आंसर्स मार्किंग स्कीम सब अवेलेबल होती है इंटरनेट पे। लेकिन अब कई सारे बच्चों को डाउट होता है क्योंकि जब हम अपने टाइम पे थे या और भी स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ, सैंपल पेपर के आंसर्स भले दिए होते हैं सीबीएसई ने या फिर वेबसाइट्स पे होते हैं, लेकिन उन आंसर्स का बच्चे को यही नहीं पता है कि ये आंसर क्यों है, ये वाला आंसर यहाँ पर क्यों आया है, उसके हिसाब से कुछ और होता है आंसर। वही डाउट्स क्लियर होने बहुत जरूरी है क्योंकि वो क्लियर हुआ है ना, समझ लीजिए आपने पेपर कर दिया, फाड़ दिया आपने पेपर। तो वही मैं क्लियर करने के लिए आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रही हूँ। हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे, पहले बिजनेस का सॉल्व करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स का सॉल्व करेंगे, देन अकाउंट्स का सॉल्व करेंगे। चाहे भले हमारे चैनल पे अभी इतनी वीडियोस मतलब हर सब्जेक्ट की वीडियोस नहीं है, बिजनेस की वीडियोस है, बट फिर भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो की मैं बात करूं, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जैसे कि हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज, टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज में हमने 5 टाइप से पढ़े थे। बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस और पोस्टल एंड इस तरीके की ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इस तरीके की सर्विस के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा था। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज का पहला पार्ट, बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। तो बैंकिंग सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मीनिंग भी और उसके जो टाइप्स हैं यानी कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं और बैंक क्या क्या सर्विस देता है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बने रहेगा वीडियो एंड तक, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दी तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन खो देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट हमें एक अंडरस्टैंडिंग के रूप से लेके चलना है, हर चीज समझ के करनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बैंकिंग सर्विस के मीनिंग से कि बैंकिंग किस तरीके की सर्विस देता है, क्या देता है। सबसे पहले तो ये मनी लेंडर होता है, मनी लेता है और पब्लिक को देता है, मतलब हम लोगों से ही लेता है, हम लोगों को ही देता है। अब क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास इस टाइम, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पास पैसे फालतू हैं, मैंने आपको वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो थोड़ा इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन किसी को जरूरत है तो बैंक उसे भी दे देगा। गारंटी बैंक की है कि पैसे वापस आने ही आने, वो तो लीगल है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि लोगों से पैसे लेता है और कहीं इन्वेस्ट करता है, अपना उसमें कमीशन ऐड कर लेता है, ठीक है। आप बिल्कुल, मैं बुकिश लैंग्वेज में मैंने टर्म लिखी हुई है, मीनिंग लिखा हुआ है, वो मैं आपको समझाना चाहूंगी। बाकी अगर आप समझना सीधे से तरीके से चाहेंगे तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है और ये पब्लिक से पैसे बोरो करता है, उनके इन्वेस्ट करता है, मतलब उनके पैसों को संभाल के रखता है, लोन्स को, जो भी पैसे होते हैं उसकी मनी होती है, और जिनको जरूरत होती है लोन के रूप में मॉर्गेज कुछ रख के उनको दे देता है, वो अपना कमीशन उसमें ऐड करके, ठीक है। तो ये काम करता है। अगर मैं बुकिश लैंग्वेज की बात करूं तो बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी, यानी मनी को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से एक्सेप्ट करता है, जैसे कि मैंने बोला पब्लिक से लेता है और पब्लिक को ही देता है। फर्क इतना है कि ये इसके पास फालतू होता है, इन्वेस्ट के रूप में डालता है और इसे जरूरत होती है और ये लेता है मॉर्गेज करके, बस फर्क इतना होता है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी, मनी को एक्सेप्ट करता है पब्लिक से फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। लेंडिंग का मतलब होता है देना, जैसे कि मैंने बोला पब्लिक से लेता है, पब्लिक से उसने एक्सेप्ट कर लिया
और किस लिए लेता है पब्लिक से, कि इन्वेस्ट कर सके कहीं अपने किसी काम से रिलेटेड या फिर पब्लिक के ही काम से रिलेटेड, और किसी को दे सकता है यानी लेंडिंग के लिए, देने के लिए किसी को, ठीक है। ये होता है हमारा बैंकिंग सर्विसेज। अब ये भी एक बार स्टूडेंट्स ये भी देख लीजिएगा इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट, क्योंकि वो एक बार ऐसा हो सकता है कि आपको एमसीक्यू में एक नंबर में लिख के दे दे कि बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था, कौन से सन में इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो एक बार देख लीजिएगा अगर आपके बुक में दे रखा होगा, वरना तो मैं डाल दूंगी कमेंट सेक्शन में। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पहला अकाउंट है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट वो है जो हम लोग खोलते हैं, नॉर्मल पब्लिक। हम लोग क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इंसान को कुछ मिनिमम अपना कुछ करना पड़ता है और अपना हर महीने वो कुछ ना कुछ डिपॉजिट कर सकता है। वो कभी भी चाहे निकाल सकता है, कभी भी चाहे डाल सकता है। जैसे कि हम लोग को पासबुक मिलती है और जब हमें डालने होते हैं तो हमें एक स्लिप मिलती है, उस स्लिप में हमें अमाउंट भरनी होती है, अपनी डिटेल्स भरनी होती है, जो बैंक सबमिट करता है और हमें पैसे जमा हम कर देते हैं। उसके बाद हमें निकालना होता है तो हमें पासबुक में एंट्री करनी होती है, निकालने के लिए भी और डालने के लिए भी, दोनों में स्लिप मिलती है। पासबुक हमें रिकॉर्डिंग के लिए मिलती है, जर्नल एंट्रीज के लिए मिलती है। तो एक नॉर्मल जैसे हम अकाउंट खोलते हैं, जैसे जहाँ हमारा कैनरा में होगा, एसबीआई में होगा, पंजाब नेशनल बैंक में होगा, फेडरल में होगा, कोटक में होगा, इस तरीके की जैसे हम लोग नॉर्मल पब्लिक अकाउंट खोलते हैं, बस वैसे ही समझ लीजिए, ठीक है। इसमें ज्यादा कोई आपको फारसी नहीं पढ़ना है। करंट डिपॉजिट अकाउंट की अगर मैं बात करूँ, करंट डिपॉजिट अकाउंट एक बिजनेसमैन खोलता है। बिजनेसमैन, अब इसमें होता क्या है कि इसका जो सबसे पहले में इसकी इंटरेस्ट था, इसका सेविंग डिपॉजिट अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है वो काफी हाई होता है ना। और ठीक है, अगर मैं करंट डिपॉजिट अकाउंट की बात करूँ तो यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता नहीं है, मतलब देना भी नहीं पड़ता और हमारे बिजनेसमैन को, बल्कि उसे जो सर्विसेज चार्ज जो कुछ बैंक ना अपने बिजनेस से, मतलब मान लीजिए कि बिजनेसमैन का अकाउंट है, बिजनेसमैन का अकाउंट है, तो बिजनेसमैन को यहाँ पे बैंक कुछ ऐसी स्पेशल सर्विस देता है जो बिजनेसमैन को मिलनी चाहिए, यानी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब स्टूडेंट्स ये आपको यही क्लियर कर दूं मैं, ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि जितना आपके अकाउंट में पैसा, जैसे मान लीजिए 10 लाख है, लेकिन आपका 10 लाख आप ऑलरेडी निकाल चुके, आपको 5 लाख की जरूरत है, तो बैंक एक लिमिट सेट कर देता है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे अगर वो खत्म हो गए उसके बाद भी आप इतना निकाल सकते हैं हमारे यहाँ से। तो वो बिजनेसमैन को फैसिलिटी मिलती है। और इसकी तरह और छोटी छोटी 2-3 फैसिलिटी और मिलती है जिसके बैंक को चार्ज लेती है, वो चार्ज बिजनेसमैन को देने होते हैं इंटरेस्ट के रूप में, मान लीजिए कैसे भी, पर वो चार्जेस होते हैं फैसिलिटीज के, सर्विसेज के, जो बैंक उसे देता है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर वो कभी भी चाहे, कैसे भी चाहे, कितना भी निकाल सकता है बिजनेसमैन, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब है यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान को, ये भी हम हमारी तरह नॉर्मल इंसान ही खोलते हैं, यहाँ पर होता क्या है, इससे अलग इसमें ये है कि यहाँ पर एक इंसान को अपना मिनिमम बैलेंस कुछ बरकरार रखना पड़ता है, वरना अकाउंट बंद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हर महीने, ये तो है ही कि कंडीशन की मिनिमम बैलेंस बना के रखना पड़ता है, उसके साथ साथ हर महीने आपको कुछ ना कुछ मिनिमम एक बैंक सेट कर देगा। जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ भी नहीं करें तो 100 रुपये तो आपको हर महीने डालने पड़ेंगे, वरना आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। रिकरिंग का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ, मतलब आपको हर महीने, रिकरिंग मतलब बार बार कुछ ना कुछ हर महीने इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मीडियम होता है, ज्यादा हाई भी नहीं होता, ज्यादा लो भी नहीं होता, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट अगर अकाउंट की मैं बात करूँ, जैसे आपने सुना होगा एफडी करा लेते हैं। एफडी का मतलब ये है कि आपको एक मिनिमम टाइम पे मिल, जो भी आपका स्पेसिफाइड टाइम है, जितने भी टाइम में आपने, बहुत सारे लोग 10 साल के लिए कराते हैं, 14 साल के लिए कराते हैं, 15 के लिए कराते हैं, 5 के लिए कराते हैं, तो उतने तक आपको कुछ पैसे डालने होते हैं। जैसे मान लीजिए आज मैंने 5 साल के लिए एफडी कराई, मतलब 2025 में मेरी एफडी खत्म हो जाएगी, तो मैंने इकट्ठे 50,000 की एफडी करा दी, और वो मुझे इंटरेस्ट के साथ मुझे 2025 में, यानी 5 साल बाद, जिस डेट में वो फिक्स होगा कि जैसे मान लीजिए आज डाली और अगले 5 साल में जो डेट होगी, जैसे मान लीजिए आज के डेट है 8 सितंबर, तो अगली ये जो 5 साल में आने वाली होगी 8 सितंबर, 8 सितंबर, उस डेट में मेरी एफडी टूट जाएगी, और अगर मैं चाहूँ तो उसे कंटिन्यू आगे कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे और इंटरेस्ट मुझे कुछ देने पड़ेंगे, चार्जेस, अमाउंट भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये होता है हमारा एफडी, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। यहाँ पर क्या है मल्टीपल ऑप्शन, मतलब यहाँ पर आप किसी भी तरीके कैसे भी, यहाँ पे बैंक आपको एक और सर्विस, एक और टाइप का अकाउंट प्रोवाइड करता है, वो है मल्टीपल सर्विस। यहाँ पे आपको सर्विसेज बहुत मल्टीपल रूप से मिलती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एफडी कराएंगे तो आपको एफडी की सर्विस मिलेगी, अगर आप रिकरिंग करेंगे तो आपको उसी की। यहाँ पर मल्टीपल आप अकाउंट्स की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है। चाहे बिजनेसमैन की फैसिलिटी ले लीजिए, बट इसके लिए आपको चार्जेस भी तो ज़्यादा देने पड़े होंगे,
है ना, कुछ फैसिलिटीज होंगी या कुछ चार्जेस होंगे जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे इस अकाउंट के लिए। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अगर कोई अकाउंट समझ में नहीं आया तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्लियर होना बहुत जरूरी। क्लियर नहीं होगा तो आप एमसीक्यू भी नहीं कर पाएंगे, एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे तो कोई फायदा नहीं है चैप्टर पढ़ने का। अब बात करेंगे कि जो बैंक सर्विस देता है स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे कुछ सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड करता है, कुछ इंपॉर्टेंट। वैसे तो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में दी हुई है जो इंपॉर्टेंटली मतलब ज्यादातर सर्विसेज और मेनली सर्विसेज पढ़ी भी जाती हैं और ये इंपॉर्टेंट सर्विसेज है। ठीक है, पहली बात करते हैं बैंक ड्राफ्ट की, कि बैंक ड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है। देखो, बैंक ड्राफ्ट फैसिलिटी ये होती है कि यहाँ पर एक बैंक दूसरे बैंक को चेक ड्रॉन करके देता है, मतलब एक तरीके से ये बोलता है कि आप अब किसको वो देना होता है। अब जैसे मान लीजिए चेक पे जिस बंदे का नाम लिखा होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए एक बंदा फॉरेन कंट्री में रहता है और एक बंदा यहाँ पर यूपी में या इंडिया में रहता है। ठीक है, अब दोनों का आपस में बिजनेस है, यानी उनका पैसे का लेन देन होता है। तो अब क्या है, वो इंसान जिसको चेक लेना है यानी वो फॉरेन कंट्री में है, और ये वाला इसको देना है जो इंडिया में है। जिसको देना है वो अपने बैंक से रिक्वेस्ट करेगा, उस जहाँ पे फॉरेन कंट्री में जिस बंदे का उस बंदे का जिस बैंक में अकाउंट है, अपने बैंक से उस बंदे का बैंक जिसमें उसका अकाउंट है अपने बैंक से बोलेगा कि आप चेक ड्रॉन कर दीजिए, और उस बैंक को बोल दीजिए कि हाँ मेरी तरफ से पेमेंट पक्का है और जिस पार्टी को देना है उसका चेक पे नाम होगा। ठीक है, उसको वो चेक ड्रॉन कर देंगे। मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को चेक ड्रॉन कर रहा है ताकि जो थर्ड पार्टी को पेमेंट हो सके। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? यहाँ पर एक बैंक दूसरे बैंक के अगेंस्ट में चेक ड्रॉन कर रहा है और बोल रहा है कि थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, अब ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो चेक मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अब बात करते हैं बैंक चेक पे ऑर्डर। बैंकर्स चेक पे ऑर्डर का मतलब है स्टूडेंट्स की, जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मेरे जो जिससे मेरा बिजनेस चलता है, सामने वाला सप्लायर जो है उसने मुझे पेमेंट की है, चेक से पेमेंट किया। तो आपने देखा होगा, ज्यादातर ये तो सबको ही पता है, चेक से पेमेंट जो करते हैं वो हमें बैंक से जाके वो कराना पड़ता है, निकलवाना पड़ता है, उसकी पेमेंट करानी पड़ती है। तो चेक उसने मुझे बना के दे दिया और बोला आप अपनी पेमेंट करा लीजिए। ठीक है, तो फिर वही तो हो गया चेक। उसी तो कहते हैं जो चेक बना के दे देते हैं, पार्टी का नाम लिख देता है, अपना नाम लिख देता है, जितनी अमाउंट निकालनी है। मतलब उसने एक तरीके से बैंक को ऑर्डर दे दिया कि आप इस बंदे को जो आपके पास चेक लेके आ रहा है इसे पेमेंट कर दीजिए मेरे अकाउंट से इतने अमाउंट की। ठीक है, जो चेक से पे करते हैं ना, आपने सुना होगा, एक तो ऑनलाइन जाता है बैंक टू बैंक, मतलब खाते तो खाते जाता है ऑनलाइन, एक होता है कैश और एक होता है चेक से पेमेंट, ये वो वाली पेमेंट है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अभी मैंने आपको बता दी, जैसे कि मैंने बताया था एग्जांपल लेके, करंट डिपॉजिट अकाउंट में मिलती है बिजनेसमैन को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी इसलिए मिलती है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख है और 10 लाख आप निकाल चुके हैं, लेकिन आपको 5 लाख की नीड और है और आप लीगली बैंक से ही लेना चाहते हैं, तो बैंक आपको एक मिनिमम सेट फिक्स कर देता है। बैंक, हर बैंक, वो भी इंसान के प्रॉपर्टी और उसके जो फाइनेंशियल पीछे जो बैकग्राउंड है उसको देख के वो मिनिमम सेट करता है। अब ऐसा थोड़ी है कि बेचारे के पास प्रॉपर्टी इतने बीघे की, सिर्फ कम बीघे की, और उसे बैंक ने उसके लिमिट सेट कर दी इतने की, ऐसे नहीं। ठीक है, तो वो बैंक एक लिमिट सेट कर देता है कि आप इतने तक यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो ओवरड्राफ्ट होता है। ओवरड्राफ्ट मतलब आपने जितने आपके बैंक में थे उससे आपने फालतू निकालने की जो फैसिलिटी होती है वो भी बैंक देता है, और वो हर किसी को नहीं देता, वो सिर्फ बिजनेसमैन या कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोग होते हैं, इंडिविजुअल, जिनको मिलती है। ठीक है, कैश क्रेडिट की फैसिलिटी भी देता है, यानी आपको कुछ उधार पे भी कैश में देता है, वो कुछ मॉर्गेज के रूप में रखने के लिए। जैसे हम ये तो एक बैंक का तरीका हो गया, लेकिन हम ये बात जानते भी होंगे, जैसे हमें उधार चाहिए होता है तो हम अपनी चूड़ी या फिर अपना कुछ घर या फिर कुछ वो चीज़ मॉर्गेज रख देते हैं। इससे पहले सुनार वगैरह कुछ वो होते थे ना, जैसे गांव में जो बैठा करते थे कि लोगों की ज़मीन के उस पर गिरवी रखकर उन्हें पैसे देते थे। तो यहाँ पर भी बैंक वही काम कर रहा है, आपको कैश क्रेडिट दे रहा है, नहीं कैश में आपको उधार दे रहा है, आप अपना कुछ वहाँ पे मॉर्गेज रखते हो। ठीक है, तो ये होता है कैश क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स, आपके यहाँ पे मैंने सर्विस आपको बता दी है, अगर किसी भी पॉइंट में कुछ भी डाउट हो गया हो तो आप हमें बता दीजिएगा। और बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, हम मिलेंगे इसके पार्ट 3 में, जिसमें कि इंश्योरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसमें से सबसे ज्यादा आता है और हर बार ही आता है, फिक्स आता है कि ये टॉपिक तो बिल्कुल आना ही आना है, और वो मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी कि उसमें से कितने मार्क्स का कैसे आएगा और कहाँ से आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस वीडियो को देखना तो बिल्कुल भी ना बोले, और इस वीडियो को देखने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा।
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले यानी 24 आवर्स में हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड हो रही है फटाफट, तो आप जैसी वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। और नाइट में हमारी वीडियो अपलोड होती है 8:30 से 9 बजे के बीच में, तो आप जरूर देखें उसे, भूले ना वीडियो देखना। तो यहाँ पर आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द